चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एनिमल टिश्यू। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात की थी। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की। एनिमल टिश्यूज़ होते क्या हैं और इनके कौन कौन से टाइप्स हैं, ये फर्दर डिस्कस करते हैं। गाइस इस वीडियो में हम टू द पॉइंट बात करेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करेंगे, यानी कि वो क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में बार बार फ्रेम किए जाते हैं इस टॉपिक से। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक यानी कि एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात करें तो ये टिश्यूज़ चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट आता है आपका नर्वस टिश्यू, देन आफ्टर मस्कुलर टिश्यू एंड देन कनेक्टिव टिश्यू। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल का मतलब क्या होता है? गाइस एपिथेलियल टिश्यू का संबंध उन विशेष प्रकार के ऊतकों से होता है जो कि अंगों और बाहरी सतहों की रक्षा के लिए लाइनिंग का कार्य करते हैं। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज शरीर के इंटरनल और एक्सटर्नल जो लेयर्स होती हैं उनको ढकते हैं, जिससे कि वो उसको सुरक्षा दे सकें और जो कि एब्सॉर्प्शन और सेक्रेशन में भी मदद करने के लिए यूज़फुल होता है। ठीक है। ये टिश्यूज़ जो हैं वो शरीर के आंतरिक और बाहरी सतहों को ढकते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारी स्किन हो गई और डाइजेशन सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर भी हमने यही बात की है। क्या बात की है? एक लाइन में मैं जवाब दूँ तो आपको कि ये आवरण और सुरक्षात्मक ऊतक होते हैं। अब इसके जो सब टाइप्स हैं वो देख लेते हैं एक बार कि एपिथेलियल टिश्यू में आता है एक स्क्वेमस। स्क्वेमस का मतलब क्या है? गाइस स्क्वेमस का मतलब होता है कि ये एक प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू है जिसमें सेल्स बहुत ही पतली, चपटी और इनडेफिनिट शेप की होती है, यानी कि उनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। स्क्वेमस कोशिकाएं एक परत बनाती हैं जो शरीर के कुछ हिस्सों में पतली लाइनिंग का कार्य करती हैं। कौन सा? स्क्वेमस टिश्यू। ठीक है। ये ऊतक जो है वो आमतौर पर ऐसे हिस्से में पाए जाते हैं जहाँ पदार्थों का एक्सचेंज होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है। कहाँ होते हैं ये? जैसे कि हमारा मुंह हो गया, ग्रास नली हो गया जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, और फेफड़ों की झिल्ली यानी कि लंग मेम्ब्रेन में। हम कह सकते हैं कि मुंह से हम खाना खाते हैं तो वहाँ पर ये टिश्यूज़ हेल्पफुल होते हैं मुंह के जो निवाला होता है उसे डाइजेशन सिस्टम तक ट्रांसफ़र करने में। और एक होता है ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस, वो भी उसी निवाले को हमारे डाइजेशन सिस्टम तक पहुंचाने में मदद करती है। और लंग मेम्ब्रेन यानी कि हम जो सांस लेते हैं उस टिश्यू के आधार पर हम अच्छे से सांस को ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं इसकी कि ये कितने टाइप के होते हैं स्क्वेमस। ये होते हैं सिंपल स्क्वेमस और एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। सिंपल स्क्वेमस की बात करें तो सिंपल नाम में ही सिंपल आ रहा है, यानी कि इसकी सिर्फ और सिर्फ एकल परत होगी, यानी कि जो ये कोशिकाएं होती है इसकी वो यूनिलेयर होती हैं, जिसकी एक लेयर जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है। अब ये परत जो है वो शरीर के कुछ हिस्सों में नाजुक लाइनिंग का काम करती हैं, जिससे पदार्थों का आसानी से आदान प्रदान हो सके। यानी कि वही बात आ गई कि हम मुंह से कुछ भी खाते हैं तो वो आसानी से हमारे डाइजेशन सिस्टम तक पहुंच जाए। हम कुछ सांस लेते हैं, जो भी सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं वो आसानी से हमारे जो लंग मेम्ब्रेन है यानी कि फेफड़े की झिल्ली है वहाँ तक उनका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो। तो ये सिंपल स्क्वेमस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होते क्या हैं? ये भी वही ऊतक होते हैं, लेकिन इनमें जो कोशिकाएं की जो परत होती है वो मल्टीपल लेयर्स में होती हैं, यानी कि ये लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। सिंपल स्क्वेमस में तो सिर्फ एक ही लेयर होती है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की बात करें तो यहाँ पर परतों के रूप में व्यवस्थित होती हैं। अब ये ऊतक जो है वो शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा कैसे करते हैं? कि जैसे कि हमारी जो त्वचा हो गई, त्वचा की जो ऊपरी परत होती है जिसे हम एपिडर्मिस बोल सकते हैं, वो हमें बाहरी आघात से बचाती है। ठीक है। इन परतों में सबसे नीचे वाली जो कोशिकाएं होती है वो तेजी से डिवाइड होती रहती हैं और ऊपर की परतों तक पहुंचकर पुरानी जो कोशिकाएं होती है उनको बाहर की ओर करने का काम करती हैं। और ये प्रक्रिया त्वचा को लगातार रिफॉर्म करने का काम करती है।
किसकी सहायता से? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की सहायता से। तो यहाँ पर जो लिखा है वो आप देख लीजिए कि कोशिकाएं परतों में व्यवस्थित होती हैं जो घिसाव से सुरक्षा प्रदान करती हैं, और उदाहरण के तौर पर त्वचा यानी कि हमारी स्किन। गाइस नेक्स्ट आता है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल भी इसी एक एपिथेलियल टिश्यू का ही पार्ट है। क्यूबॉइडल का मतलब क्या है? क्यूबॉइडल का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये घन के आकार की होती है। घन के आकार मतलब कैसे? कि जो हमारा क्यूब होता है ऐसे इसकी एक शेप होती है, ऐसे इसकी शेप होती है, यानी कि इनकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो लगभग समान होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लगभग समान होती है, यानी कि क्यूब के शेप की होती है। ये टिश्यूज मुख्यतः शरीर के विभिन्न अंगों में पाए जाते हैं, जिनका कार्य सेक्रेशन यानी कि स्त्राव करना और एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण में मदद करना होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारी जो किडनियाँ होती हैं, किडनी में ये पाए जाते हैं, ट्यूबुल्स में पाए जाते हैं, और थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड की कोशिकाओं में ये क्यूबॉइडल टिश्यूज पाए जाते हैं, जो कि एपिथेलियल टिश्यूज का ही पार्ट है। बात कर यहाँ पर आप देख लीजिए, घनाकार संरचनाएं होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, किडनी ट्यूबल्स में पाया जाता है, और ये पसीने की ग्रंथियों में होता है, लार ग्रंथियों में होता है, थायराइड ग्रंथियों में होता है। नेक्स्ट आता है एपिथेलियल टिश्यूज का कौन सा पार्ट है? ये है कॉलमनार टिश्यू। गाइस कॉलमनार यानी कि इसके वर्ड से ही, इसके प्रोनाउंसिएशन से ही हम कह सकते हैं कि स्तंभ जैसी संरचना होती है इसकी। जैसे कॉलम्स होते हैं वैसे ही इसकी संरचना कॉलम की तरह ही होती है। ये वे कोशिकाएं होती हैं जिनकी आकृति लंबी लंबी होती हैं, खड़ी हुई होती हैं और जैसे कॉलम की तरह होती है, और इनकी जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इनकी जो ऊंचाई है वो बहुत अधिक होती है, और यह कोशिकाएं एकल परत में व्यवस्थित रहती हैं, यानी कि इनकी जो यूनिफॉर्म लेयर होती है। ये जो टिश्यूज होते हैं ये मुख्यतः अवशोषण और वही स्त्राव यानी सेक्रेशन, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन है ये कॉमन वर्क है सभी प्रकार के टिश्यूज का। लेकिन हम इनकी संरचना के आधार पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। और ये डिवाइडेशन कैसे कैसे डिपेंड करता है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कॉलमनार टिश्यूज की, तो ये हमारे आंतों में, पेट और पित्ताशय की लाइनिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। गाइस इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा टिश्यूज कहाँ होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हमने देख लिया कि कॉलमनार टिश्यू कहाँ होते हैं। हमारी जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है और हमारा जो पित्ताशय है, वहाँ पर ये लाइनिंग के फॉर्म में होते हैं कॉलमनार टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है एपिथेलियल टिश्यूज का एक पार्ट, वो है सीलिएटेड टिश्यू। सीलिएटेड का मतलब क्या है? सीलिया का मतलब होता है कि बाल की जैसी संरचना, यानी कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन। हेयर लाइक प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है कि ये वे कोशिकाएं, ये ऊतक जो है वो वे उन कोशिकाओं से की बनी होती है जिनकी सतह पर छोटे छोटे बाल या सीलिया होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, यानी कि हम जिसे सीलिया भी कह सकते हैं। ये सीलिया बाहरी तत्वों को बाहर निकालने या लिक्विड जो पदार्थ हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती हैं कौन? सीलिया, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो श्वसन, जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है यानी कि श्वसन तंत्र है, इसमें जो श्वास नलिका होती है जहाँ से हम सांस लेते हैं, और जो नलिका यानी कि ब्रोंकाई, उनमें जो सीलिएटेड ऊतक होते हैं वे धूल और अन्य कणों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू का सीलिएटेड टिश्यू, यानी कि सीलिएटेड का जो हमने पढ़ा उसके बारे में बेसिक नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका। तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू की बात करें हम तो यह शरीर का एक महत्वपूर्ण ऊतक है जो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है वो काफ़ी सारे टिश्यूज से मिलकर बना होता है जिन्हें नर्वस टिश्यूज कहते हैं, और शरीर के विभिन्न हिस्सों में ये इनका रिस्पॉन्सिबल वर्क क्या होता है कि ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में संकेतों और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, उनका एक्सचेंज मूवमेंट होता है इनका। ठीक है, अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें नर्वस टिश्यूज़ की तो उसमें आ जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन हो गया, ठीक है, न्यूरॉन के अंदर ही हम बात करते हैं जैसे सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन, तो इनकी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे जब हम ब्रेन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए बात करते हैं यहाँ पर लोकेशन की। तो लोकेशन ये मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है, और जो कि तंत्रिका तंत्र की एक फंडामेंटल यूनिट है। फंक्शन की बात करें तो ये संवेदनाओं और संकेतों का आचार आदान प्रदान होता है, जैसे कि स्पर्श हो गया, गंध हो गया, स्वाद हो गया, सुनना और दृष्टि। यानी कि हम जो भी सूंघते हैं, जिसकी भी चीज़ को टच करते हैं, यानी कि जो फीलिंग होती है उन चीज़ों को टच करने पर, उनको सूंघने पर, उनका टेस्ट लेने पर, उनको सुनने पर और उन्हें देखने पर, यही संकेत हमारे नर्वस टिश्यूज़ को मिलते हैं। ठीक है, जहाँ से ये ऑपरेट होते हैं। गाइज नेक्स्ट आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें तो मस्कुलर टिश्यूज़ ये शरीर के विभिन्न अंगों और संरचनाओं को गति देने का काम करते हैं। यानी कि ये सिकुड़ने और फैलने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं घर पर, तो अगर कोई व्यक्ति डंबल उठाता है तो उसकी जो मसल्स हैं वो काफ़ी कंप्रेस होती हैं और एक्सपेंड होती हैं, कंप्रेस होती हैं, एक्सपेंड होती हैं। तो ये मस्कुलर टिश्यूज़ का ही रिस्पॉन्सिबल वर्क है। ठीक है, यानी कि ये शरीर के अंगों में मूवमेंट और उनके जो वर्किंग फंक्शन है उनको सुनिश्चित करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ की। तो ये यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं आप, कि लंबी और बड़ी कोशिकाएं होती हैं और कंप्रेशन और शिथिलन यानी कि संकुचन और उसको एक्सपेंशन करने में कार्य करती हैं। ये कुछ इसके जो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं, कि ये इसके जो टाइप्स हैं स्केलेटल और स्मूथ और विसरल यानी कि मुलायम और आंतरिक, और एक होता है कार्डिक। ठीक है, ये हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ के टाइप्स हैं। बात करते हैं स्केलेटल टिश्यू यानी कंकाली ऊतक की। स्केलेटल टिश्यूज़ के बारे में बात करने पर हम देखेंगे कि ये शरीर की हड्डियों से जुड़ा होता है, और शरीर की जो स्वैच्छिक गतिविधियों का मतलब क्या होता है, यानी कि जो वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, यानी कि जो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हम चाहें तो उनका मूवमेंट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये उसमें मदद करता है। यह तंतुओं से बना होता है जो कि दृढ़ और रेखीय होते हैं, यानी कि इसके छोटे छोटे तंतु होते हैं इसमें, जो कि काफ़ी कठोर भी होते हैं और एक लीनियर फॉर्म में होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हमारे जो बाइसेप्स हो गए और जो हमारी हड्डियां हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें स्ट्रिशंस होती हैं, यानी कि धारियाँ पाई जाती हैं। किसमें? स्केलेटल टिश्यू में। बात करते हैं नेक्स्ट स्मूथ। स्मूथ की बात करें यानी कि मुलायम और आंतरिक की, तो ये अनब्रांच्ड होते हैं, यानी इनमें कोई भी किसी भी तरह की कोई ब्रांच नहीं होती है। ये एकल कोशीय होते हैं, यानी कि ये इसमें एक प्रकार की कोशिकाएं, एक कोशिका होती है और इसमें धारियां नहीं होती है। यानी कि जो आप देख सकते हैं किसमें, स्केलेटल टिश्यू में जो स्ट्रिशंस होते हैं, इसमें स्मूथ और विस्केरल में बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार की कोई धारियाँ नहीं होती है। ये धीमी होती है और थकती नहीं है। ठीक है, और ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। जहाँ पर इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ये वहीं पाई जाती है। इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ये मुलायम मुलायम आंतरिक अंग जैसे फेफड़े, यकृत यानी कि लीवर और स्टमक और हमारी इंटेस्टाइन, इनमें ये पाई जाती है। गाइस नेक्स्ट आता है कार्डिक टिश्यू। कार्डिक के यानी कि हृदय, जो कि यही मस्कुलर टिश्यू हृदय में भी होते हैं। हृदय में ये शाखाओं वाली होती है, यानी कि ब्रांच्ड होती है, यानी कि ये ब्रांच की फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारी ब्रांच निकली होती हैं। ठीक है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। ठीक है, ये सब ब्रांच जो है वो दिखाती है कि जो हमारा कार्डिक यानी कि जो हृदय है वो उनमें धारियाँ होती है। ठीक है, ये एकल कोशिकीय होती है। ठीक है, एकल कोशिकीय होती है, और यह ऊतक जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह ऊतक विशेष रूप से असंवेदनशील यानी कि इनवॉलेंट्री होती है, जो कि हमारी इच्छा के बिना काम करती हैं। आप ये तो नहीं कहेंगे कि जब मेरा मन कहेगा तब धड़केगा, बिल्कुल भी नहीं। ये हमेशा काम करता रहता है, वर्किंग कंडीशन में रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इनवॉलेंट्री होती है। रक्त पंप करने में, वितरण में सहायक होती है। ये जो टिश्यूज़ हैं
कार्डिक में जो कार्डिक मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ये हमेशा इनका एक कार्य होता है कि ये रक्त को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, और जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड को जो ट्रांसफ़र करना है, वो इन्हीं टिश्यूज़ के माध्यम से होता है। इनकी अगर विशेषताओं की बात करें तो ये ब्रांच्ड होते हैं, तंतुओं से बना होता है और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अगर हम सिकुड़न, यानी कि जब हृदय हमारा सिकुड़ता है तो कार्डिक पेशीय ऊतक स्वाभाविक रूप से सिकुड़ने और फैलने की क्षमता रखता है। और नियंत्रण की बात करें तो यह स्वचालित रूप से काम करता है और हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि हृदय जो है, हार्ट जो है, वो अपने आप में ही कार्य करेगा, इसका किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। गाइस, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात करें तो ये विभिन्न अंगों को जोड़ता है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये कनेक्ट करने के काम आता है। कनेक्ट यानी कि जो संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में ये कनेक्ट विभिन्न जो अंग हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। शरीर के भीतर इस जगह को भरने, अंगों की रक्षा करने और ऊतकों के बीच संपर्क स्थापित करने में ये मदद करता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। अब इसकी जो विशेषताएं यानी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं इसके, जो हम देख लेते हैं। ये किस टाइप के होते हैं? एक होता है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू होता क्या है? एरियोलर टिश्यू ये एक प्रकार का, वन सेकेंड, हाँ, एरोलर टिश्यू एक प्रकार का संयोजिक ऊतक है जो शरीर के अंगों के बीच में स्थित होता है। नाम से ही पता स्पष्ट हो रहा है कि कुछ ना कुछ एयर होती है इसमें, ठीक है। यह ऊतक नरम और लचीला होता है और विभिन्न अंगों और ऊतकों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, एक साथ जोड़ने का काम करता है। इसमें कोलेजन और इलास्टिन जो फाइबर्स होते हैं, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो हो गया लूज स्ट्रक्चर और एक होता है डेंस स्ट्रक्चर। बात करें कि लूज स्ट्रक्चर की, तो ये कोशिकाएं और ढीला जेल जैसा मैट्रिक्स होती है इसकी, ठीक है। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, इसी वजह से तो ये फ्लेक्सिबल होता है। कौन सा? एरियोलर टिश्यू। किसमें? कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। इसकी अगर लोकेशन की बात करें, किसकी? लूज स्ट्रक्चर में अगर लोकेशन की बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो ये रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं के चारों ओर, हड्डी के मज्जा में यानी कि बोन मैरो में, और अंगों के भीतर के स्थान में स्थित होता है। क्या? एरियोलर टिश्यू, जो कि किसका पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन, ये त्वचा और जो पेशियों को जोड़ता है, आंतरिक अंगों का समर्थन करता है, ऊतकों की मरम्मत करने में भी ये मददगार साबित होता है। कौन? एरोलर टिश्यू, जो कि किसका पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू का। गाइज, हम यहाँ पर टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। गाइज, अब आता है डेंस स्ट्रक्चर में। डेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर दो तरीके से होते हैं, एक तो टेंडन और एक लिगामेंट। टेंडन वह संयोजी ऊतक होता है जो हड्डियों से पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, यानी कि हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। ये ऊतक मजबूत, यानी कि बहुत ही ताकतवर और फ्लेक्सिबल होते हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों को गति प्रदान करते हैं। टेंडन में कोलेजन फाइबर्स की प्रचुरता होती है। किसकी? कोलेजन फाइबर की। कोलेजन फाइबर की प्रचुरता होती है किसमें? टेंडन में। और जो कि इससे मजबूत बनाता है और ये भारी दबाव और खिंचाव का सामना कर सके। किसकी वजह से? कोलेजन फाइबर की वजह से। इनके जो मुख्य कार्य, इसका जो मेन फंक्शन होता है, वो मांसपेशियों से हड्डी को जोड़ना हो गया, शरीर की गति और संचालन में मदद करना हो गया, और एक होता है शारीरिक गतिविधियों, जैसे हम दौड़ते हैं, कूदते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं, तो उनमें ये मदद करता है। कौन? टेंडन, जो कि डेंस स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है, और जो कि एरोलर टिश्यू का पार्ट है, और जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं लिगामेंट की।
लिगामेंट के बारे में, ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। गाइस क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होता है कि टेंडन का मेन सोर्स, टेंडन किसको किससे जोड़ता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट जो है वो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है। ये बात बहुत ही ध्यान रखने योग्य है, ठीक है। लिगामेंट में ये मांसपेशियों के मुकाबले ज़्यादा लचीले होते हैं और शरीर के जोड़ों को स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी देते हैं। लिगामेंट्स में मुख्य रूप से कोलेजन फाइबर होते हैं। वही कोलेजन टेंडन में भी होते हैं और वही कोलेजन फाइबर्स लिगामेंट में भी होते हैं, जो कि इनकी मजबूती और लचीलापन के लिए इनको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं और यह जोड़ों की रक्षा के लिए भी यूज़फुल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एडिपोज टिश्यूज़ की। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ न कुछ फैट मौजूद होगा, ठीक है। इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो है गोल या अंडाकार होते हैं और बड़े वसा की बूंदें होती हैं। मैंने कहा ना आपसे कि एडिपोज नाम से ही स्पष्ट है। गाइस, जहाँ भी एडिपोज आ जाए, एडिपोज टिश्यूज़ हो गया या फिर एडिपोज से रिलेटेड जो भी कुछ भी आ जाए, आपको वहाँ पर फैट लेकर के चलना है। एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। एडिपोज का मतलब होता है कि आधा पोज, यानी किसी का अगर आधा पोज आ रहा है यानी कि वो बहुत ज़्यादा फैटी है, इस वजह से ही उसका आधा पोज आ रहा है। तो जहाँ भी एडिपोज यूज़ हो रहा है वर्ड, वहाँ हम फैट से रिलेट करेंगे इसको, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देख लिया हमने कि ये गोल अंडाकार होते हैं, बड़े वसा की बूंदें होती है इसमें, यानी कि बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं फैट की, और इसकी जो लोकेशन है वो त्वचा के नीचे होती है। तभी तो हमें थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि ये स्किन की लेयर के नीचे होते हैं एडिपोज टिश्यू। फंक्शन इसका बात करें तो यह यांत्रिक झटकों से बचाता है। जो मैकेनिकल जो झटके होते हैं, यांत्रिक झटके, किसी भी चीज़ को उठाते हैं या फिर गलती से अभी चोट लग जाती है या फिर गलती से हम कहीं टकरा जाते हैं, तो वहाँ से उन झटकों से बचाने के लिए ये टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इंसुलेशन का कार्य करते हैं। इंसुलेशन का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ को किसी हार्मफुल चीज़ से बचाना, ठीक है। अब बात करते हैं स्केलेटल टिश्यूज़ की। स्केलेटल टिश्यूज़ जो हैं वो शरीर का एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो हड्डियों में पाया जाता है। यह ऊतक हड्डियों को संरचना यानी कि स्ट्रक्चर प्रदान करने, शरीर के अंगों को समर्थन देता है और शरीर के हिस्सों को एक जगह से दूसरे जगह तक हिलने डुलने में मदद करता है। इसके कुछ टाइप्स हैं गाइस। इसके सब टाइप्स हैं कार्टिलेज, बोन्स एंड, ठीक है। ये दो टाइप्स हैं इसके। कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज की जो विशेषता है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, चौड़ी दूरी पर फैला हुआ होता है। लोकेशन की बात करें तो ये कान का पिन्ना, ठीक है, नाक की नोक, श्वास नली और स्वर यंत्र, यहाँ पर कार्टिलेज होते हैं। आप अगर देखेंगे तो अगर आप नोज़ की टिप को छूकर देखिए तो वहाँ पर कार्टिलेज टिश्यूज़ मिलेंगे आपको, ठीक है। ऐसे ही कान की जो टिप है यानी कि नीचे की साइड, उसको छूकर देखेंगे तो जो लेयर है वहाँ पर ये टिश्यूज़ अवेलेबल होते हैं। कौन से? कार्टिलेज की फॉर्म में। अब आता है बोन्स। बोन्स भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्केलेटल टिश्यूज़ में कंसीडर होता है। बोन्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यह बहुत मजबूत होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं और कठोर और स्थिर होते हैं, ठीक है। कठोर और स्थिर होते हैं। फंक्शन की बात करें इसकी तो यह शरीर को समर्थन प्रदान करती है, यानी कि एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, एक डेफिनेट शेप देती है और महत्वपूर्ण अंगों जैसे कि मस्तिष्क और फेफड़े की सुरक्षा करती है। ये इसका एक मेजर फंक्शन होता है, मेजर वर्क होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लूइड कंपोनेंट की, यानी कि तरल घटक। कनेक्टिव टिश्यूज में ही आता है फ्लूइड कंपोनेंट, ठीक है। अब फ्लूइड में कौन सा आ गया? ब्लड। गाइस, हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ के काफ़ी सारे पार्ट देखे, जैसे कि बोन्स हो गया, लिगामेंट, टेंडन वगैरह जो भी है। एक ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है। कैसे? आइए देखते हैं। ये दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, एक तो लिक्विड की फॉर्म में, एक सॉलिड की फॉर्म में। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में प्लाज्मा होता है और सॉलिड की बात करें तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कंप्लीट ब्लड में तो ये ब्लड में 4 सोर्स होते हैं,
चार मेजरली तो चार तरह से होते हैं, इसमें चार तरीके से कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सा? प्लाज्मा, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स। लेकिन अगर इनको फर्दर इनकी फॉर्मेशन के आधार पर डिवाइड करें तो लिक्विड और सॉलिड, ये दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। लिक्विड में तो आता है प्लाज्मा और सॉलिड में आता है आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। चलिए बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में जो है इसकी जो कंपोजिशन है, इसमें 92% वाटर होता है। गाइस ये क्वेश्चन बार बार पुटअप होता है कि प्लाज्मा में यानी कि ब्लड में सबसे ज़्यादा हिस्सा किस चीज़ का होता है, सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा है? तो ब्लड का वो है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में ही सबसे ज़्यादा होता है 92% वाटर। ठीक है, 8% इसमें हार्मोन, प्रोटीन आदि होते हैं। यह येलो कलर का एक लिक्विड फॉर्म होता है। कौन? प्लाज्मा। बात करते हैं गाइस सॉलिड की। सॉलिड में होता है, फर्स्ट होता है अपना आरबीसी। आरबीसी की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इसकी जो शेप की बात करें तो शेप इसकी डिस्क के आकार की होती है। लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल इसका 120 डेज होता है। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि आरबीसी का जो मुर्दा घर है उसे हम प्लीहा कहते हैं यानी कि स्प्लीन। ठीक है, अब आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है वो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। जहाँ पर भी चोट लग जाती है तो सबसे पहले खून का थक्का बनना स्टार्ट होता है। तो ये किन टिश्यूज़ की वजह से होता है? ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से होता है। और कनेक्टिव टिश्यूज़ का ही एक सब पार्ट है ब्लड, और ब्लड में ही जो प्लेटलेट्स होती हैं यानी कि जितनी अच्छी प्लेटलेट्स होंगी उतना ही जल्दी रक्त का थक्का बनने में ये मदद करेगा। और इनका जो लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल होता है वो 7 to 10 डेज होता है, यानी कि 7 से 10 दिन तक ये जीवित रहती हैं। कौन? प्लेटलेट्स। अब आता है वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। जहां पर इनके टाइप्स की बात करें तो ये फर्दर के कुछ टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आइए देख लेते हैं। इनका जो टाइप्स हैं वो मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। इन्हें ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो मात्र 12 दिन का होता है, यानी कि 12 डेज होता है। ये याद कर लीजिए गाइस, क्योंकि लाइफ स्पैन के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। और जो भी हम पढ़ रहे हैं इसमें टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी इररिलेवेंट चीज़ के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया जा रहा है। फंक्शन की बात करें डब्ल्यूबीसी की तो ये इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी भी संक्रमण से संक्रमित हो जाता है तो तुरंत डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो जाएंगी, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, और ये तुरंत अपने एक्टिविटी से, अपने जो एनर्जी, फुल एनर्जी के साथ उस संक्रमण से लड़ने का कार्य करती हैं। कौन? डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। बात करते हैं लिम्फ। ब्लड का ही एक पार्ट है लिम्फ। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो रंगहीन यानी कि इसमें कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होती हैं। इसमें आरबीसी और रक्त प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। किसी भी प्रकार के लिम्फ में, ब्लड में जो लिम्फ होता है उसमें कोई भी रेड ब्लड सेल्स और किसी भी प्रकार के प्रोटीन की उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, अगर फंक्शन की बात की जाए तो ये शरीर में लिक्विड का जो संतुलन है यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड, इसको मेंटेन करने काम करते हैं, और ये प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में भी मदद करता है। ठीक है, यानी कि हमारी जो बाहर की जो अन्य प्रतिरक्षा जो प्रणाली है हमारे जो शरीर की, उसको मेंटेन करने का काम भी लिम्फ करता है। ये डब्ल्यूबीसी के साथ साथ ही एक पैरेलली काम करता है। तो गाइस ये हमने पढ़ा है एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। गाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमने जो भी देखा है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड देखा है, और जितने भी हमने टॉपिक्स के बारे में चर्चा की है वो सभी क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं वहाँ से। और बेहतर कॉन्फिडेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को, इस लेक्चर को रिपीट मोड पर रिवाइज करते रहें। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।